गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपनी जीएस की सीरीज में जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। और इसकी शुरुआत हम इसके इंट्रोडक्शन इसके परिचय के चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। क्या है भूगोल? क्या धरती का अध्ययन करना भूगोल है, या समूचे ब्रह्मांड के बारे में जानना भूगोल है, या और भी कुछ ऐसा है जो हमें भूगोल के बारे में पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए, या इसके अलावा सिर्फ विषय के आधार पर ही भूगोल को पढ़ लेना चाहिए? जी नहीं। भूगोल वो है जो हमें हमारी इस दुनिया से दूसरी दुनिया, जो कि हमसे आज भी अछूती है, उसे हमें जोड़ता है। हमारे जैसे ग्रह कितने ही ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। इन्हीं सब का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। क्या है, क्या वाकई में भूगोल सिर्फ धरती और ब्रह्मांड को जोड़ता है? हमें कैसे पता चलता है कि कोई तारा, कोई ग्रह है, कोई तारा कब शुभ बनेगा, कब इसका अंत होगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें ज्योग्राफी में मिल जाते हैं। इसीलिए हमें ज्योग्राफी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इन सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी तैयारी में थोड़ी हेल्प हो सके। भूगोल। वास्तव में भूगोल हिंदी के दो शब्द भू और गोल से मिलकर बना है। इसमें भू का अर्थ पृथ्वी, भूमि या धरती है, और गोल इसकी आकृति को देखकर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी धरती गोल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज ये कहना बहुत आसान है कि धरती गोल है या जियोइड है या फिर चपटी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मतों के आधार पर इसे बताते हैं। लेकिन थोड़ी कल्पना कीजिए कि जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये बता पाना संभव नहीं था कि धरती का आकार कैसा है, तब लोगों ने अनुमान के आधार पर या कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर या जहाज के माध्यम से ही पता लगाया कि धरती का आकार कैसा है। कई तर्क इसके बारे में निकले हैं जिसके आधार पर कहा गया कि धरती गोल है। पहले हवा में उड़ने जैसी कोई तकनीक नहीं थी, तो लोग समुद्री रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, और घूमते घूमते एक समय के बाद वापस जब वहां लौट जाते थे तो उन्हें लगा कि शायद धरती गोल होगी। ऐसे बहुत सारी परिकल्पनाएं और बहुत सारे जो यात्राएं हैं जिसके आधार पर लोगों ने इसे पढ़ा, समझा और आगे जाना। जैसे जैसे तकनीक का विस्तार हुआ वैसे वैसे समझ में आने लगा कि वास्तविकता में धरती का आकार कैसा है। और आज जिस इरा में हम हैं, जिस मॉडर्न युग में हम हैं, यहाँ कह पाना बहुत आसान है कि धरती का आकार जियोइड है या फिर गोल है या फिर चपटी है, जो भी आप समझ सकते हैं। वास्तविकता में हम ये कह तो देते हैं कि जो धरती है वो गोल नहीं है। लेकिन सोच कर देखिए, जब किसी भी ऐसी आकृति जो एक तरह से अलग अलग आकृतियों से मिलकर बनती हो, जिस पे अलग अलग आकृतियां बनती हैं, जैसे हम अपनी धरती की बात करें, इस पे पहाड़ भी हैं, हरे मैदान भी हैं, समुद्र भी हैं और नदियां भी हैं। लेकिन क्या इसे हम एक जगह से अपनी एक आंख से या अपनी आंखों से सामान्यतः देख सकते हैं? नहीं। इसके आकार को देखने के लिए हमें इसे बहुत ऊंचाई से देखना होगा। तो कहीं ना कहीं पहले के जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने देखने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया, जिसे हम एक तरह से कहा जाए तो आज की भाषा में हम दूरबीन कहते हैं, उसे अगर आप देखें तो समझेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो वो तकनीक है उसके माध्यम से उन्होंने दूसरे ग्रहों को देखा, और उस आधार पर ही उन्होंने धरती की परिकल्पना भी इसी आधार पर की कि शायद ये भी, इसकी भी आकृति गोल होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आज अगर हम अपने चंद्रमा को देखते हैं तो हमारा चंद्रमा भी कुछ गोल ही नजर आता है। लेकिन आज अगर तकनीक के आधार पर जाने तो हम पाते हैं कि चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके आधार पर, जिसी के कारण ही चंद्रमा का जो एक सतह है जो जिसे हम देखते हैं उस पर काले काले निशान दिखाई देते हैं।
तो क्या हम ये नहीं कहते कि आज भी चंद्रमा गोल है, या आपको चंद्रमा जियोइड या फिर कुछ अलग ही आकार का नजर आता है? तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे तकनीक विस्तार होती चली जाती है, उसकी सही आकृति का पता चलता चला जाता है। तो ये कहना कि हाँ, पहले के लोगों ने जो अपने थीसिस दिए, जो निष्कर्ष दिए, वो गलत हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि उसी के आधार पर ही आज लोग फाइनल आउटपुट पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए धरती का आकार जो है गोल है या चपटा, ये जैसे जैसे तकनीक विस्तार होती चली जाएगी वैसे वैसे और भी हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। आगे, भूगोल वास्तविकता में क्या है, यानी अगर हम समझें तो भूगोल क्या है, तो भूगोल का अर्थ उसकी आकृति आकार को अगर एक तरफ रख दिया जाए, तो जो इसके ऊपर जितने भी जो हम तत्वों को देखते हैं या जगहों को देखते हैं, उसका अध्ययन भूगोल है। जैसे द्वीप, आइसलैंड्स जिस पे हम रहते हैं, सागर, महासागर, वनस्पतियां, यहाँ तक कि ब्रह्मांड, इन सब का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ये सब भूगोल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी पर अब तक घटित होने वाली सभी घटनाएं भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए हम भूगोल को सिर्फ उसकी आकृति के आधार पर ना देख करके इन सब के आधार पर भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये अगर हम भूगोल को थोड़ा तार्किक रूप से समझें, तो वास्तविकता में असीमित आकाश गंगाएं, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सारा एक तरह से समझें तो भूगोल के अंतर्गत ही है। लेकिन क्या वास्तविकता में आपको लगता है कि भूगोल सिर्फ यहीं तक सीमित है? आखिर भूगोल के अंदर पूरे ब्रह्मांड को समझा जाता है, तो भूगोल एक छोटा सा विषय तो कभी नहीं हो सकता। भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई? भूगोल, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, वास्तविकता में ये ग्रीक भाषा के शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन। ये उसके बारे में डिटेल को बताता है, इसीलिए हम उसे ज्योग्राफी कहते हैं। ग्राफोस का मतलब ही वर्णन के आधार पर है। माना जाता है कि ज्योग्राफी के विषय में सबसे पहले ग्रीक वासियों को ही पता चला, या उन्होंने ही इसके संकेत दिए थे। इसीलिए जो है ज्योग्राफी को आज हम ग्रीक भाषा में जो ग्राफोस है, जियो प्लस ग्राफोस, उससे देखते हैं। अगर हम ज्योग्राफी को समझें तो जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसे सबसे पहले ग्रीक वासियों ने ही विस्तारित किया, इसके बारे में पूरी व्याख्या करके बताया। उन्हीं में से एक थे हिकेटियस। हिकेटियस को आज हम ज्योग्राफी के जनक के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे पहली जो किताब है जस्प्रियोडस, जिसमें उन्होंने धरती के मतलब हमारे जो धरती है उसके पूरे विस्तारित रूप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझा पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए। इसके बाद इनके शिष्य एराटोस्थनीज, जिसे वास्तविकता में भूगोल का फादर कहते हैं, इन्होंने इसको बहुत बखूबी से समझाया। इसी कारण से एराटोस्थनीज को भूगोल का वास्तविक जनक कहा जाता है, या ये कहिए कि व्यवस्थित जो भूगोल है, जो पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज्ड है, उसे हम मतलब भूगोल के रूप में देखते हैं, जिसको थोड़ा सिद्ध किया जा सके, या जिसके बारे में एविडेंस बहुत आसानी से मतलब आज अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये भूगोल के अंतर्गत है। पहले जो हिकेटियस ने जो जवाब दिए, उन्होंने उसमें जो भी चीजें लिखी उनमें कुछ अनुमान भी थे, इसीलिए उनको मतलब उनकी थ्योरीज को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया जितना कि एराटोस्थनीज को किया गया है। हाँ, हिकेटियस को भूगोल का पितामह कह सकते हैं या सबसे पहला जनक कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसको सही ढंग से समझाने का श्रेय जो है वो एराटोस्थनीज को जाता है। दोनों ही गुरु और शिष्य रहे, और दोनों ही ग्रीक वासी थे, अलेक्जेंड्रिया नगर में रहते थे। भूगोल के अंदर हम पढ़ते किन किन चीजों को हैं, तो समझिए भूगोल के अंदर हम महासागरों को और हमारी जो धरती की जो परतें हैं उनको पढ़ते हैं।
वायुमंडल को पढ़ते हैं, जैव मंडल को पढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्थल मंडल, इन सभी का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जिस पीरियडस में, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है, इसमें सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का ही उल्लेख किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसे व्यवस्थित रूप से समझा न पाने के कारण इसकी व्याख्या ढंग से नहीं कर पाए, इसीलिए एराटोस्थनीज को इसका फादर कहा जाता है। और एराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफिका नाम जो ज्योग्राफी को दिया। ज्योग्राफिका जो कि पहले ग्रीक भाषा का शब्द है, उसी ज्योग्राफिका से ज्योग्राफी शब्द बनकर निकला है, जो कि आज हम इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं। आगे चल करके भूगोल को 3 भागों में बांट दिया गया, जो कि है भौतिक यानी फिजिकल, मानवीय यानी ह्यूमन, और तीसरा है गणितीय, जिसे आप कैलकुलेटिव समझ सकते हैं। अब अगर हम मानवीय भूगोल की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो मानवीय भूगोल को आप समझिए कि जिसका संबंध मानव और प्रकृति के साथ है। जब मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित होता है, जिससे कि उसकी रक्षा करना, उसके विषय में उसके संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करना, ताकि भविष्य आने वाली पीढ़ी को भी इसका मिश्र फल मिल सके या उससे संबंधित रह सके, तो इसे ही हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, एक छोटा सा उसका उदाहरण मात्र है। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, यानी भौतिक भूगोल की बात करें, तो भौतिक भूगोल में हम उन चीज़ों को देखते हैं जो वास्तविकता में, अगर आप समझिए कि जो फिजिकल हैं, जिसे देख सकते हैं, जैसे कि इसकी जमीन, इसके स्थल, इसका, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें पहाड़, महासागर, ऐसे विभिन्न स्थल रूप जिसको कि आप देखते हैं, इसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के फादर के रूप में हम पॉलिडोनियन को मानते हैं। इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को एक रूप दिया था, फिजिकल ज्योग्राफी को इन्होंने बढ़िया से समझाया था, इसीलिए इसके फादर ये कहे जाते हैं। गणितीय भूगोल की बात करें तो गणितीय भूगोल जो है, जब हम भूगोल की बात करें और मैप की बात ना आए, यानी नक्शे की बात ना आए, चित्र की बात ना आए, तो फिर भूगोल अधूरा हो जाता है। आज भूगोल को प्रमाणिक ढंग से समझाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो थेल्स को जाता है, थेल्स और एनेक्सिमेंडर को जाता है। इन्होंने भूगोल को समझाने के लिए मानचित्र का यूज किया, जिससे कि भूगोल को समझा पाना बहुत ही ज़्यादा संभव हो पाया। आज अगर आप मैप को देखते हैं तो मैप में आप नोटिस कीजिए कि मैप में एक कोने में, ठीक है, कुछ डायमेंशंस दिए होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस दी हुई होती हैं। अगर उन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप मैप को चेक करें, स्केल से नापें, तो वास्तविकता में 2 स्थानों के बीच की दूरी उतनी ही होगी अप्रॉक्सीमेटली, जितना कि उसमें जो रियलिटी में होगी। वहां पर आपको कैलकुलेशन के लिए एक जो मिलीमीटर है वो मे बी 1000 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करके दिया होता है। और अगर आप उसे स्केल से नापेंगे और रियलिटी में अगर आप गूगल करके उसकी लोकेशन को चेक करेंगे या उसके डिस्टेंस को चेक करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली मैप पे दिया गया डिस्टेंस एज यूजुअल इक्वल लगभग आपको मैच हो जाएगा। इसे हम गणितीय भूगोल के आधार पर ही जांच पाए हैं। इसीलिए थेल और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अगर मॉडर्न में आज में बात करें, प्रेजेंट में बात करें, तो आज मानव जो है अपने लिए बहुत चिंतित है, मानव अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। आज उसने पर्यावरण के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, जो कि मतलब दिखाई देता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उसे अब समझ आ रहा है कि प्रकृति भी उसके लिए उतनी ही जरूरी है। तो पर्यावरण और मानवीय भूगोल आज जो है भूगोल, भौतिक भूगोल के हिस्से में जोड़ दिए गए हैं। दूसरी बात, भूगोल को समझने में जैसे मैंने कहा कि चित्रों और मानचित्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इसके आधार पर भूगोल को समझ पाना बहुत हद तक संभव हो पाया है। भूगोल को समझने में
चित्र जो है बहुत मदद कर देते हैं, वरना भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात ये सब कैसे आते हैं, कैसे इसका क्या प्रभाव होता है, इन सभी को समझ पाना बहुत ही कठिन हो जाता अगर हमारे पास इसके कोई अवशेष या फिर इसका कोई सबूत अवेलेबल या इसके कोई हेल्पर ना होते। हम भूगोल के अंतर्गत ही ग्लोब की सहायता से भी कहीं ना कहीं इन्हें समझ पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स, जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सबसे पहले से आर्यभट्ट ने ही बताया था। आर्यभट्ट सिर्फ मैथ के लिए नहीं जाने जाते हैं, याद रखिए कि उन्हें ज्योग्राफी में भी उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमारी धरती अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद सबसे पहले मानचित्र बनाने का जो श्रेय है वो टॉलमी को जाता है। टॉलमी भी एक खगोल शास्त्री ही रहे लगभग। उसके बाद अगर ग्लोब की बात की जाए तो सबसे पहला ग्लोब जो है मार्टिन बेहम ने बनाया था, और सबसे पहला वर्ल्ड मैप जो पूरे दुनिया का मानचित्र था उसको अनेक्सिमेंडर ने बनाया था, जो कि थेल और अनेक्सिमेंडर जिसकी हमने भी बात की, जो कि गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम आधुनिक भूगोल की बात करें, यानी मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करें, तो उसके संस्थापक मिस रेडजेल और हम्बोल्ट जो हैं वो माने जाते हैं। भारतीय भूगोल के जनक के रूप में हम जेम्स रेनल को देखते हैं, और मानव भूगोल के सबसे पहले जो अगर जनक कहें तो विडॉल डी लॉ ब्लॉच माने जाते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं, यानी बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से भूगोल को समझाने की कोशिश की है। जैसे स्ट्रेबो, इनका कहना है कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य आकाशीय पिंडों, महासागरों, स्थलों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भूधरातल के क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। टॉलमी कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये टॉलमी का कथन है। उसी आधार पर कॉल रिटर कहते हैं कि भूगोल वो विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, उस पर होने वाली घटनाओं, साथ ही साथ उसके साथ अंतर संबंध को हम समझते हैं। आधुनिक भूगोल और तुलनात्मक भूगोल के जनक भी कॉल रिटर को ही माना जाता है। अगर हम ऑर्थर होम्स के आधार पर डेफिनेशन को देखें तो ऑर्थर होम्स कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यानी ऑर्थर होम्स का मानना है कि वास्तविकता में अगर हम कहें तो भूगोल वही है जो मानव के रहने के योग्य हो। तो कई हद तक सब में बहुत सारी विषमताएं और समानताएं मिल जाती हैं। अगर हम भूगोल के इंपॉर्टेंस में कुछ बात करें तो आप पाएंगे कि भूगोल को विषय के रूप में मान्यता 19वीं सदी में ही मिली थी। इससे पहले भूगोल को अलग अलग विषयों के रूप में, मतलब अलग अलग विषयों के अंतर्गत टुकड़ों के रूप में पढ़ा जाता था, और मानव यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन को हमने 20वीं सदी जो है इसके अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाने लगा। इसी के आधार पर यानी मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को देखते हुए इसके लिए दो निष्कर्ष निकाले गए, जिसमें एक है संभववाद और दूसरा है निश्चयवाद। संभववाद जो बताता है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी मनुष्य चाहे तो अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य के सारे जो काम हैं वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। वो अपने हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, जो प्रकृति ने चाहा वही होगा। ये अलग अलग मान्यता है। भूगोल की मुख्य शाखाओं के बारे में बात करें तो इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, खगोल शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र। खगोल शास्त्र जिसे आप एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी सामान्य भाषा में हम सभी जानते हैं, और कॉस्मोलॉजी रशियन में कहा जाता है इसे। भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। अगर हम खगोल शास्त्र की बात करें कि
एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो बेसिकली अगर हम अर्थ और उसके बाहरी वायुमंडल की बात करें, होने वाली सभी घटनाएं जिसमें हमारा अर्थ, उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो, और अर्थ का मतलब कोर से नहीं है, उसके ऊपरी पर्यावरण वायुमंडल से है, वो हमारा अंतरिक्ष यानी जिसे हम ब्रह्मांड के रूप में देखें, तो सब का अध्ययन जो है इस एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। और अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी जो है पृथ्वी और उसके अंदर होने वाली जो सारी घटनाएं हैं उसके अध्ययन को बताता है, जिसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं एस्ट्रोनॉमी में हम ग्रह, दूसरे तारे, इनके बारे में पढ़ते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो आज इस जो कुंडली है, जिसको कुंडली के से हम थोड़ा सा समझते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से समझे तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसी के आधार पर, इसी आप एस्ट्रोलॉजी में भी तारों, ग्रहों, इन्हीं के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर ही लोगों को एग्जामिन किया जाता है। इसमें व्यक्ति यानी मानव को एक केंद्र में रख करके इसके चारों तरफ कौन से तारे इसके किस डायरेक्शन में, इसके आधार पर ही परिकल्पना लगाई जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह से एक पढ़ाई के रूप में ही होती है। भूगोल के अंदर हम भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो वास्तविकता में भूगोल के अंतर्गत हम खगोल शास्त्र, जैसे कि हमने कहा एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड जैसे हमारा अर्थ भी खगोलीय पिंड है, उसी तरह से बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे, अगर हम जैसे कॉमेट जिसको हम उल्का कहते हैं, तो इन सब के बारे में अध्ययन जो है वो समझ में आता है। फिर अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, ये सभी जो हैं हमारे भूगोल के अंतर्गत आती हैं। आज भूगोल को कई भागों में बांट के पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता में इसके जो 3 भाग हमने पढ़े उन्हीं के अंदर ये मिस जोड़े जाते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल से समझें तो खगोल शास्त्र या खगोलीय पिंड में ब्रह्मांड और उसका अध्ययन को पढ़ा जाता है। और भौतिक, आर्थिक, मानव और प्रादेशिक भूगोल में हम भौतिक भूगोल को स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, विश्व के क्षेत्रीय भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी, ये ब्रह्मांड के वो चीजें, मतलब वो तत्व हैं, मतलब वो तथ्य हैं जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि कोई तारा, कोई ग्रह, उसकी शुरुआत कब हुई है, उसका आगे भविष्य क्या है, उसका विकास कैसे होगा और उसका अंत कैसे होगा। इन सभी का जवाब हमारे ज्योग्राफी में है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इन सभी का जवाब इनमें है। आप इसके आधार पर यह भी जान सकते हैं कि हमें अगर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, खगोल शास्त्री बनना है, तो हमें किस फील्ड में अपनी पकड़ बनानी चाहिए और हमें किस वास्तविकता में हमें किस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमी, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार यानी कि उसके शेप, उसके साइज, उसके बाद उसकी चमक, उसी तरह से उसके मोशन, उसकी गति, उसके दूसरी और विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी है। यानी अगर हमें ये बताना हो कि कोई स्टार जो है कहाँ पर है, उसका लाइट कैसा है, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है, तो इसे जानने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर हमें ये जानना है कि कोई छोटा बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रिंसिपल यानी उसका सिद्धांत वो कैसे काम करता है, उसका विकास कैसे हुआ है, इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो इसके लिए हमें जो है एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है। एस्ट्रोफिजिक्स हमें बताता है कि कोई स्टार कैसे बना है और उसमें कौन कौन से तत्व हैं। वहीं कॉस्मोलॉजी हमें बड़े बड़े ग्रहों के बारे में डिटेल देती है। बड़े बड़े ग्रहों, बहुत जो जाइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता है, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, उनके क्रिएटिविटी के बारे में, उनके क्रिएशन, उनके डिस्ट्रॉय, वो
बना कैसे है, वो खत्म कैसे होगा, इसके बारे में हमें कॉस्मोलॉजी बताती है। यानी अगर हमें ये जानना है कि कोई स्टार यानी कोई अंतरिक्ष पिंड यानी ब्रह्मांडीय पिंड आगे जा करके क्या बनेगा, या उसका वो विकसित होगा या खत्म होगा, उसका विकास कैसे होगा, उसका अंत कैसे होगा, इन सभी को हम कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी हम समझते हैं कि हमारी जो है ज्योग्राफी, हमारा जो भूगोल है, वो कहीं ना कहीं आज भी इसीलिए बहुत रहस्यमयी है। अगली क्लासेस में आप जानेंगे कि जिन विज्ञान के विषयों को आप या विज्ञान के भाग को आप बड़े शौक से पढ़ते हैं, उनका वास्तविकता में जो इनिशियल है, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आइए अब जरा हम अपने टॉपिक को क्वेश्चंस के हिसाब से या क्वेश्चन के बेस पर रिवाइज कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूगोल क्या है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर आप इसे अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के हिसाब से भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी को अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। भूगोल के अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। थर्ड क्वेश्चन है भूगोल के विषय में सबसे पहले किसने संकेत दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन के रूप में आप देखें तो भूगोल का जनक यानी फादर किसे हम कहा जाता है। हिकेटियस की जो बुक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ हिकेटियस, उनकी बुक का नाम बताइए। भूगोल को समझने के लिए किस वस्तु का या कहा जाए तो किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बता सकते हैं। मानचित्र बनाने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन हैं। भारतीय भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है। विषय के रूप में भूगोल को किस वर्ष मान्यता मिली है। विश्व कोश के का रचनाकार किसे कहा जाता है। भौतिक भूगोल क्या है। जैव मंडल किस विषय के अंतर्गत आता है। दो क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आंसर के रूप में लिख के दे सकते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या दी गई थी और खगोल शास्त्र क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने वीडियो कितने इस ढंग से देखा है। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आ रही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, और इन सभी की जो पीडीएफ्स हैं बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।